नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या राहुल गांधी और अखिलेश ने मोदी जी को उत्तर प्रदेश में, उनके गढ़ उत्तर प्रदेश में क्या उलझा दिया है पूरी तरह से? और क्या ये जो अखिलेश यादव का ये जो फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला PDA, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ये जो फॉर्मूला है, इसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है। कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो अंतिम चरण है इस चुनाव का, जो अंतिम चरण, द लास्ट फेज ऑफ दिस इलेक्शन, 7वां फेज 1 जून को, क्या इसमें बीजेपी पूरी तरह से फंस चुकी है और एक बड़ा खेल हम और आप देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में, 80 सीट वाले सूबे में। अब अगर आप मोदी जी को देखें तो जिस यूपी को मोदी जी अपना ट्रम्प कार्ड मान रहे थे, जिस यूपी को मोदी जी सोच रहे थे कि सेहरा तो यहीं से बंधेगा सर पे तीसरी बार प्रधानमंत्री का, या जिस यूपी से मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने, मिसाल के तौर पर 2014 में वो यहाँ से थोक के भाव सीटें ले गए, तकरीबन 71 सीटें ले गए उत्तर प्रदेश से, और फिर 2019 में मोदी जी ने 62 सीट, 62 सीटें जीत ली। अगर एनडीए को जोड़ लें तो 64 सीटें मोदी जी ने जीती उत्तर प्रदेश में। क्या इसी उत्तर प्रदेश में अपने ही बनारस के चारों तरफ मोदी जी एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं? अब दोस्तों, आप चाहे मायावती के लोगों से बात करें, या बीजेपी के इनसाइडर से बात करें, या कांग्रेस के लोगों से बात करें उत्तर प्रदेश में, या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करें, किसी भी पार्टी से बात करें, तो अगर ईमानदारी से अगर जवाब आपको मिल रहा है आपके सवालों का, तो 2 बातें बिल्कुल तय हैं। एक ये कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो मायावती का वोटर है, दलित वोटर, वो संविधान के डर से कहीं ना कहीं मायावती को छोड़कर, मायावती जी के हाथी से उतरकर अखिलेश की साइकिल पर बैठ रहा है। ये पहला ट्रेंड है जो सब मानते हैं भीतर ही भीतर। और दूसरा बड़ा ट्रेंड, जो बीजेपी का अति पिछड़ा वोटर है, या कुछ हद तक पिछड़ा वोटर, जैसे कुर्मी भारी संख्या में, यादव तो पहले ही सपा के साथ, ये जो बीजेपी का वोटर है कुछ हद तक ये भी स्प्लिट हो रहा है, बट रहा है, और ये भी कमल से साइकिल की तरफ जा रहा है, साइकिल और पंजे की तरफ जा रहा है। तो ये 2 बड़े ट्रेंड हैं जो देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है इस बार 2024 के फाइनल में। अब दोस्तों, कहाँ मोदी जी को 2014 में 71 सीटें मिली, फिर 2019 में 62 सीटें मिली, और अब जो मैंने ट्रेंड्स की बात करी कि 2 बड़े परिवर्तन जो देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत विजिबल हैं, अगर ये क्रम जारी रहता है, ये जो दलित और अति पिछड़ा और कुछ हद तक पिछड़ा वोट जो है, अगर ये धीरे धीरे अगर स्प्लिट होकर साइकिल और पंजे पर आता है, यानी इंडिया अलायंस की तरफ आता है, तो हो सकता है ये जो संख्या आप देख रहे हैं 71 की या 62 की, ये घटकर इस बार 55 तक जा सकती है। और अगर 7वें चरण में जहां मोदी जी लड़ रहे हैं बनारस में, इसके चारों तरफ, मैं बनारस सीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बनारस के चारों तरफ जितनी सीटें आपको दिख रही हैं इस नक्शे में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो चाहे घोसी हो, वो चाहे गाजीपुर हो, वो चाहे मिर्ज़ापुर हो, अगर आप ऊपर तक चले जाते हैं तो गोरखपुर के आसपास की सीटें, आप कह सकते हैं कि ये वो नक्शा है, ये वो आखिरी चरण का नक्शा है जहां गोरखपुर योगी जी का गढ़ है और नीचे बनारस मोदी जी का गढ़ है। इन दोनों महारथियों के गढ़ के बीच में दाल पतली है बीजेपी की, और ये जो संख्या है 71 वाली या फिर 62 वाली, ये घटकर फिर 50 तक आ सकती है अगर 7वें चरण में इंडिया अलायंस का ये जो दौर है अंडर करंट का, जिस तरह से दलित आ रहा है, जिस तरह से अति पिछड़ा आ रहा है, अगर ये जारी रहा तो सरप्राइज मत होइएगा अगर ये संख्या जो है सीटों की घटकर 50 या उससे नीचे भी चली जाए। डोंट गेट सरप्राइज्ड। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो भी हकीकत हो, अमित शाह का ये कहना है, मोदी जी के जो चाणक्य अमित शाह, उनका ये कहना है कि हर हाल में, हर सूरत में उत्तर प्रदेश में 70 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, यानी 80 में से 70 प्लस सीट आ रही। ये अमित शाह का कहना है, ये उनका दावा है आज की तारीख में। और उधर इंडिया अलायंस में राहुल गांधी और अखिलेश, इनके जो करीबी लोग हैं, इनका ये कहना है कि
कहीं ना कहीं बीजेपी 50 के नीचे जा रही, 50 के नीचे जा रही। तो एक दावा है -50 का बीजेपी और एक दावा है 70 से ऊपर, 70 प्लस। अब मैं ये 70 प्लस और -50 मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि चंद दिनों में मशीनें खुलने वाली हैं। आप लोगों ने जो वोट डाला है उसका नतीजा सामने आने वाला है, इसलिए मैं इस बहस में, डिबेट में अब नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन एक बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जोर देके कि जो पहला चरण शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो आखिरी चरण खत्म हो रहा है, यानी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में, अखिलेश ने बहुत फोकस होके उन्होंने अपना कैंपेन किया और उनका कैंपेन कहीं ना कहीं संविधान के इर्द गिर्द घूम रहा है कि अगर मोदी सत्ता में लौटे तो संविधान बदलेंगे, और अगर संविधान बदलेंगे तो अधिकार और आरक्षण भी कहीं ना कहीं खत्म होगा, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश जहां फोकस कर रहे हैं वो तीर सही जगह निशाने पर बैठ रहा है। ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है, ये जानते हो आप लोग, संविधान बचाने का चुनाव है। ये लोग सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान बदल दें, हो सकता है हमारे आपके अधिकारों को छीन लें। अब दोस्तों यूं तो योगी आदित्यनाथ ही आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज की तारीख में, आगे क्या होगा 4 जून के बाद मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सच्चाई ये, अंदर की बात यह है कि दरअसल सारी कमान चुनाव की वो इन साहब के हाथ में। ये कोई अजूबा नहीं है, पहली बार नहीं कह रहा हूँ, सारी कमान इनके हाथ में। मोदी जी के चाणक्य अमित शाह, या यूं कह लीजिए अमित शाह और मोदी, नरेंद्र मोदी ही तय कर रहे हैं कि यूपी में क्या होना है और कैसे चुनाव को आगे बढ़ाना है। यानी बीजेपी का जो रथ है योगी के हाथ में नहीं है, वो मोदी और अमित शाह के हाथ में। और इनके ठीक सामने ये 2 लोग खड़े हुए हैं, राहुल गांधी और अखिलेश। यानी जो एक्चुअल फाइट है उसमें से अगर अब मायावती किनारे कर दीजिए या योगी जी को थोड़ा किनारे कर दीजिए, द एक्चुअल फाइट इज बिटवीन राहुल अखिलेश वर्सेस मोदी और अमित शाह। और इसीलिए आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन, क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने या उनकी केमिस्ट्री ने क्या मोदी और शाह की अरिथमेटिक बिगाड़ दिए, गणित बिगाड़ दिए? बिग क्वेश्चन। क्या वाकई राहुल और अखिलेश ने मोदी और शाह को फंसा दिया है उत्तर प्रदेश में? चलते हैं सीधे 2 एक्सपर्ट के पास, प्रोफेसर रविकांत जो जातीय समीकरण समझते हैं और केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार, 30-35 बरसों से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। 2 बड़े आप कह सकते हैं एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आखिरी चरण से पहले क्या राहुल और अखिलेश ने गुजरात लॉबी को फंसा दिया है? डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, आपको क्या लगता है कि शुरू में जब हम पहला चरण देखते हैं तो अगर आप विपक्ष को देखें तो विपक्ष को इतनी उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन दूसरा चरण आते आते बेचैनी भाजपा के खेमे में दिखी और एक उत्साह दिखा, एक एनर्जी दिखी इंडिया लाइंस में, खासकर समाजवादी पार्टी के काडर में। ये धीरे धीरे आपको लगता है कि जो अंडर करंट दूसरे चरण में था ये धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो खेल है वो गड़बड़ा रहा है, बाजी पलटती हुई दिख रही है? आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो अलायंस है ये बीजेपी को झटका देने जा रही है, ऐसा आपको लगता है उत्तर प्रदेश में? और अगर लगता है तो क्यों लगता है? डेफिनेटली उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए दीपक जी वाटरलू साबित होने जा रहा है। पहले ही चरण से जो अंडर करंट था, जिसको गोदी मीडिया नहीं कह रहा था और दूसरे पत्रकारों को भी ये भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मोदी के खिलाफ कोई वेव बह रही है, उस समय से मैं आपके यहाँ ये बात कह रहा हूं कि मोदी वेव नाम की कोई चीज नहीं है, उल्टा है, एंटी मोदी वेव बह रही है इस समय। और उसके 2 सबसे बड़े कारण हैं, एक तो महंगाई जो चरम पर है और बेरोजगारी। किसी भी जाति और किसी भी धर्म के में ये निहित है, हर परिवार महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित है। किसान, पश्चिम का किसान एक तरफ तो वो किसान आंदोलन से, महिला पहलवानों के अपमान से और पूरे प्रदेश भर का जो किसान है वो आवारा पशुओं के कारण परेशान है, रात की नींद उसकी पूरी नहीं हो रही है। इधर नरेंद्र मोदी ने उत्साह में 400 पार का नारा दे दिया और उनके जो सांसद थे उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए हम 400 पार हमें चाहिए। ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया और इतनी तेजी से इसका प्रसार प्रचार हुआ,
इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी रोल नहीं निभा रही थी। जो तमाम सामाजिक संगठन थे, जो सोशल मीडिया था, उसने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों तक, घर घर तक ये आवाज पहुंचा दी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर आते हैं तो वो संविधान बदलेंगे। और पिछले 5 साल से इस देश में दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में एक चर्निंग चल रही है। अंबेडकरवाद बहुत तेजी से भीतर ही भीतर लोगों के बीच में काम कर रहा है, और उसमें सबसे बड़ा इशू होता था संविधान का, कि आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। तो और इन्होंने कह दिया, उत्तर प्रदेश में जहां कांशीराम की जमीन रही, वो उत्तर प्रदेश जहां सामाजिक न्याय की राजनीति हुई, जहां मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जहां 21.5% दलित है, जहां 20% आपका अल्पसंख्यक है, जहां अति पिछड़ा समाज पिछले 10 साल से मोदी जी के साथ खड़ा हुआ था, उसके आरक्षण को बढ़ाने का सवाल राहुल गांधी ने उठा दिया। जो पेपर लीक हो रहे थे पिछले 5-7 साल से उत्तर प्रदेश में, नौजवान पूरे तरीके से खड़ा हो गया। अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। तो ये तमाम मुद्दे थे जिससे विपक्ष के साथ ये सारे लोग खड़े हो गए, और ये एहसास बीजेपी को नहीं हो पाया, नरेंद्र मोदी को नहीं हो पाया कि लोग खड़े हो जाएंगे, और चुनाव को लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, और वो निकले जब बूथ पर, तो ये चुनाव एकदम एक नया रूप और आकार लेते हुए दिखा, और इससे ही इंडिया अलायंस बढ़ते हुए चला गया। केपी मलिक साहब, आप तो उत्तर प्रदेश को आज से नहीं देख रहे हैं, बरसों बरस से आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां मैं एक रात ना रुका हूं, और मुझे लगता है ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में कस्बा नहीं है जो मलिक साहब की आंखों से बचा हो। ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा, जिला तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज की तारीख में आपकी आंखें, पारखी आंखें जो आपकी हैं, क्या उन आंखों को राहुल गांधी और अखिलेश की केमिस्ट्री दिख रही जमीन पर? क्या राहुल और अखिलेश की केमिस्ट्री बनती हुई आपको उत्तर प्रदेश में दिख रही है? दोनों की बॉडी लैंग्वेज देख के जो भीड़ टूट रही है इन दोनों नेताओं पर, इज देयर अ केमिस्ट्री ऑफ राहुल गांधी एंड अखिलेश? देखिए दीपक जी, अगर आप देखें, जैसा कि आपने कहा, मोदी जी तो हो सकता है उन्होंने सारे जिले देखे भी हों, रुके भी हों, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। हो सकता है एक आध कस्बा, एक आध जिला छूट गया हो, तो मैं तो इस तरह का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी तो बहुत सारे दावे कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक नया दावा ठोक दिया, उन्होंने कहा कि गांधी जी को कोई जानता ही नहीं है दुनिया में। तो वहां तो हमारा कुछ मामला नहीं है। खैर, हम यूपी पे आते हैं। अगर आप दीपक जी पहले चरण से शुरू करें, जैसे कि मैं रविकांत जी की एक बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि विपक्ष को कहीं अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा माहौल उनके पक्ष में बन सकता है। दूर दूर तक उनको कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा था कि हमारी स्थिति खराब हो सकती है। उसी के तहत, उसी के अंतर्गत पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को एनी हाउ भारतीय जनता पार्टी में लेने का काम किया गया, और उससे भी कोई बहुत फायदा भाजपा को पश्चिम में दिखाई, मतलब होता हुआ दिखाई मुझे नहीं दे रहा। इसके बाद जो दूसरा कारण सबसे बड़ा रहा, जिस प्रकार से ठाकुरों का, राजपूतों का विरोध एकाएक शुरू हो गया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में बहुत हल्के में लिया, और वो बड़ा मुद्दा बाद में बन गया। जो 2 मुद्दे रविकांत जी ने गिनाए, महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा था ही धरातल पे। तो इसमें जो ब्रह्मास्त्र का काम किया है वो 400 पार के नारे ने और संविधान के नारे ने ब्रह्मास्त्र का काम किया है, और जिसका फायदा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे वो जमाना भी याद है कि 7 सीटें देने को तैयार थे अखिलेश यादव जयंत चौधरी को, और जैसे ही उनको ये पता लगा। मलिक साहब, आप कह रहे हो 400 पार का नारा जो है, अरे भाई 400 पार का नारा तो बीजेपी को फायदा करना चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हो अमित शाह 400 पार कह रहे हैं और फायदा अखिलेश यादव को मिल गया, राहुल गांधी को मिल गया। इसको थोड़ा समझाइए दोस्तों को। नहीं, देखिए ऐसा है कि 400 पार का जो जुमला उन्होंने दिया था, उनको लग रहा था कि एक माहौल बन जाएगा और हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उनके अति आतुर वाले जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनसे नहीं रुका गया। मेरठ के
अरुण गोविल जी थे, जिनको हम राम के नाम से जानते हैं। हालांकि आजकल के लोग जो है वो उनको नहीं जानते, क्योंकि 40 साल पहले रामायण आई थी। या लल्लू सिंह है अयोध्या के, जहां श्री राम मंदिर है, उनको लग रहा था मंदिर लहर बहुत ज्यादा चल रही है, हम कुछ भी बोलेंगे तो चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान में बदलाव करना है। और जैसे ही आप संविधान की बात करते हैं, सबसे पहले कान खड़े किसके होते हैं? जो अम्बेडकरवादी, क्योंकि उनको लगता है कि संविधान बनाने वाले अंबेडकर हैं और उन्होंने हमें यह अधिकार दिया है जो हम आज कहीं खड़े हैं। चाहे हमारा रोजगार हो, चाहे हमें सम्मान हो, चाहे हमें चुनाव लड़ने की आजादी हो, चाहे हमें नौकरी मिलने की बात हो, हमें यह सारा सम्मान अंबेडकर जी संविधान के नाते दे के गए हैं। अगर संविधान में बदलाव होता है, हमारी तमाम चीजें छिन जाएंगी। तो इस पे एक बड़ा मैसेज उस समाज में गया, और जिसका सीधा सीधा फायदा विपक्ष को हुआ है। इसका मैं फिर दोबारा कहता हूं कि इसका दूर दूर तक अंदाजा। एक चीज और यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा कि संविधान 400 पार का नारा से एक मैसेज गया कि 400 सीटें इसलिए मोदी को चाहिए क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं, और ये बात मोदी के उम्मीदवार कह रहे थे, मोदी के सांसद और नेता कह रहे थे। क्या संविधान के चक्कर में मायावती के जो दलित वोट है, जाटव वोट है, या जितनी भी और जातियां हैं जो मायावती को सपोर्ट करती हैं, हाथी पे चढ़ी रहती हैं, क्या ये हाथी से उतरकर ये साइकिल पे बैठने लगे ये लोग? क्या मायावती का वोट स्प्लिट कर गया? क्या मायावती का वोट बिखरने लगा और बीजेपी की जगह ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस में जाने लगा, ये संविधान और आरक्षण का जब मसला शुरू हुआ? ये देखिए, अगर दीपक जी देखें, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद ये मुद्दा बहुत गर्म हुआ। पहले 2 चरणों में आप मान सकते हैं कि मायावती को कहीं इतना नुकसान ना हुआ होगा। और दूसरा, आपने देखा होगा कि उसी दौरान उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद मैदान में उतरे और धीरे धीरे बहुत कम समय में उन्होंने एक ऐसा माहौल मतलब उत्तर प्रदेश में बना दिया कि लगा कि जैसे मायावती इस बार जो है पुराना जो रिकॉर्ड है उनका 10 लोकसभा सीटों का, उसको वो बढ़ा ले जाएंगे। और इतना फायदा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को नहीं होगा जितना फायदा बसपा को होगा। और वो एक गर्म माहौल बन भी रहा था। उस लड़के से जैसी आशाएं लोगों को थी कि नया लड़का आया, बाहर पढ़ के आया, शायद इतना एग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव निकला। और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से जो है उस मामले को हैंडल किया। और सारा मामला आपको पता है कि कैसे सीतापुर में उसने एक गर्मा गर्म बयान दिया और उस पर तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत FIR हुई और तुरंत मायावती ने एक्शन लिया। इतना जल्दी हमने होते हुए देखा नहीं है। बाकी और लोग भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बयान देते हैं तो नोटिस उनको आता है, नड्डा जी को, और राहुल गांधी को बयान देते हैं नोटिस खड़गे जी को जाता है, वो भी हमने देखा चुनाव आयोग का। लेकिन वहां बड़ी तेजी से काम हुआ और उसके बाद मायावती जी भी शांत बैठ गई और आकाश आनंद भी साथ बैठ गए। लेकिन वो काम एक ये कर गया कि उससे जो मैंने बताया अम्बेडकरवादी जो लोग थे उनके कान खड़े हो गए, और उनको संशय आ गया कि अगर ये इस तरह की चीज हुई है तो जरूर, जिनको थोड़ा बहुत लग रहा था कि नहीं नहीं ये सब शगुफा है, उनको कंफर्म हो गया, उनको एक पक्का विश्वास हो गया कि संविधान बदला जा सकता है। तो इसी दौरान उन्होंने निर्णय ये ले लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराएगा उसको वोट देंगे। और उसका ये नतीजा है कि गठबंधन को आपको उत्तर प्रदेश में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गठबंधन में जाहिर सी बात है, इसलिए अखिलेश को फायदा हो रहा है कि अधिकतर सीटों पर वो लड़ रहे हैं। सिर्फ 17 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा फायदा अखिलेश को इस नाते भी हो रहा है, मुझे ये लगता है। जी, मायावती इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमजोर हुई। मायावती का हाथी कमजोर हुआ। हाथी से उतरकर बहुत सी जातियां जो हैं, दलित जातियां हैं या EBC अति पिछड़ा जातियां, ये सब कहीं ना कहीं हाथी से उतरकर साइकिल पर बैठने लगी, पंजे के साथ जाने लगी। इस तरह की बात मलिक साहब कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रोफेसर रविकांत, मैं इसमें दीपक जी एक छोटी चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। ये जो मायावती का कोर वोटर था, जिसको हम जाटव कहते हैं, वो कम से कम किसी भी कीमत पर मायावती जी के साथ रहता था। इस बार वो भी मूव कर रहा है, वो साइकिल पे जा रहा है। और आप देखिए, रविकांत जी जानते हैं कि किसी भी हालत में 2019 हो, मोदी लहर हो, कुछ भी हो, मायावती डटी रही है 12 से 14% वोट में। और आप इस बार देखिए वो घटेगा, वो कहीं 4%, 3%, 2% भी आपको दिखेगा। उसका यही कारण है कि इस बार दलित जो है साइकिल पे बैठा है। जी जी जी, कहीं ना कहीं अमित शाह ने मायावती को ओवर एस्टिमेट किया, बहुत आप कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा के आंक लिया उनकी ताकत को।
जबकि हकीकत यह ज़मीनी हकीकत जो केपी मलिक बता रहे हैं कि मायावती का जो वोटर है, उनका जो कोर वोटर जाटा वोट है, वो भी इस बार दरक रहा है, खिसक रहा है, बिखर रहा है उनसे। पहली बार हो रहा है, ये आप कह सकते हैं 25-30 साल के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में। बहरहाल लेकिन मैं बात करना चाहूंगा लास्ट राउंड की। ये जो लास्ट राउंड है, मोदी जी का राउंड है, बनारस की सीट से जहां मोदी जी खुद लड़ रहे हैं। बनारस के, वाराणसी के चारों तरफ जो सीटें हैं, चाहे वो सीट मिर्जापुर की हो जहां से अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं, या फिर गाजीपुर जो मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है, या फिर घोसी है, सलेमपुर है, पूरी जो चारों तरफ जो सीटें दोस्तों आपको दिख रही हैं, इन सीटों पे ऐसा कहते हैं कि मोदी जी की हालत बहुत पतली है, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण इस तरह का जो एक करंट, अंडर करंट दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां पर दलित अति पिछड़ा भाग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। तो क्या हम कहें रविकांत जी कि मोदी तो चलिए बनारस से जीत जाएंगे, मान लिया मोदी तो बनारस से जीत रहे हैं, क्या मोदी के चारों तरफ मोदी हार रहे हैं? बनारस में चारों तरफ जो सीटें दिख रही हैं आपको लास्ट राउंड की, 7वें चरण की यूपी में। देखिए, ये बिल्कुल डीप पूर्वांचल का इलाका है और यहाँ पे हालत वैसे ही खराब है भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी सीट निकाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार चुनौती मजबूत है। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी होती तो ये मुकाबला कुछ और होता। कौन सा मुकाबला? तो ये मानता, नरेंद्र मोदी वाला। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मतलब प्रियंका गांधी लड़ी होती तो क्या होता? तो अभी तो दो दो चाणक्य हैं ना, पर मोदी जी वो मेडिटेशन करने नहीं जा पाते, वो यहीं घूम रहे होते दिल्ली में कि हम क्या करें। हालत ये होती। कांग्रेस पार्टी ने खैर ये जो निर्णय लिया है उसका अपना है, लेकिन कहीं प्रियंका गांधी उतरती तो बात और थी। जो आसपास की सीटें हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर पोजीशन में है, क्योंकि ये सोशल जस्टिस की पूरी जमीन है। और अखिलेश यादव ने जो इस बार सोशल इंजीनियरिंग की है, मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कि 10 कुर्मी उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं, 7 पासी दिए हैं, 6 मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 4-5 प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी कश्यप, जो नदी से जुड़ी हुई जातियां हैं, कश्यप है, बिंद है, केवट है, चौहान है, इनको दिया है। और ये 4 बड़ी जातियां हैं ओबीसी की, माने संख्या में वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी हुई हैं। इसके अलावा राहुल गांधी सबसे बड़ा फैक्टर है इस चुनाव का। दीपक जी, अभी इस बात को शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ा और दलित समाज में, यहां तक कि जाटव वोटर में राहुल गांधी बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं अगर थोड़ा सा छूट लूं, एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते थोड़ा अतिशयोक्ति कहूं, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, दलितों को आज लग रहा है कि जो अमित शाह है राहुल गांधी को राहुल बाबा कहते हैं, तो आज ऐसे लग रहा है उनके ये राहुल बाबा हैं, हमारे नए राहुल बाबा हैं जो संविधान बचाने के लिए आए। ये राहुल गांधी की लोकप्रियता हो गई है उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच में, अति पिछड़ों में आरक्षण को लेकर के, और जो मेजर ओबीसी की जातियां हैं उसमें जाति जनगणना को लेकर के। तो जो फैक्टर्स हैं राहुल गांधी ने जिनको रखा है अपने मैनिफेस्टो में, वो बड़ा काम कर रहे हैं और बदलाव की तो बयार है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल से एक जो समाज भी है ना, वो बिल्कुल थका हुआ महसूस, लुटा महसूस कर रहा है। और ऐसे लग रहा है कि बंदिशें बहुत ज्यादा हो गई हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, और वो जो पूर्वांचल का इलाका है जहां पे आपका जो सवर्ण जातियां भी हैं, वो भी इस समय डगमगा रही हैं। आप घोसी वाली सीट पर जाइएगा, राजीव राय जहां पे है, वहां समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण भी खड़ा है, ठाकुर भी खड़ा है, भूमियार भी खड़ा है, और ये पिछड़ा समाज तो है ही। तो वो सीट भी आपको अपर हैंड पर दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा एक एक सीट आप गिन लीजिए कि वहां बीजेपी कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ती है। और मैं तो बुंदेलखंड को एक मानता हूं कि वो एक बड़ा उस तरह का क्षेत्र है कि जहां बीजेपी पिछले 10 साल से क्लीन स्वीप करती थी, और बुंदेलखंड की चारों सीटें इस समय बीजेपी हारते हुए दिख रही है। तो पूर्वांचल तो उससे बेहतर इलाका रहा, भले ही नरेंद्र मोदी और गोरखपुर में योगी बाबा हो, लेकिन इन 2 सीट के अलावा बीच का जो इलाका है वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स पर, सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी जी जी, मैं मलिक साहब
अंतिम सवाल कर रहा हूं, थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है। अमित शाह, आप दोनों लोग एक्सपर्ट हैं और आपके एक्सपर्टाइज पर मैं कोई सवाल नहीं उठाने जा रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी के चाणक्य हैं अमित शाह, उन्होंने आज भी अपने इंटरव्यू में कहा कि उत्तर प्रदेश में हम आसानी से हमारी नाव पार हो रही है, यानी हम 70 सीट ला रहे हैं 80 में से। आप लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंसती हुई आपको दिख रही है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं और मोदी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कमाल करने जा रहा है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि अमित शाह कह रहे हैं हम कमाल कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हो कि अखिलेश और राहुल गांधी कमाल कर रहे हैं, तो सच्चाई क्या है? मलिक साहब, आपकी आंखें क्या बोल रही हैं? दीपक पार जी, की आंखें। दीपक जी देखिए, ये वही चाणक्य हैं, वही अमित शाह हैं जो इन्होंने ये कहा था, जब आप जैसे पत्रकार ने सवाल पूछा था कि साहब वो 15 लाख की जो बात हुई थी उसका क्या है, तो उन्होंने कहा था वो जुमला था, और वो कल फिर उठ के जुमला कह देंगे। अब हम थोड़े जुमला कहेंगे इसको, हम लोग आकलन करते हैं, हम चीजों को देखते हैं, हम बात करते हैं लोगों से, उसके बाद हम अपने किसी विचार पे, किसी निर्णय पे आते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि ये 13 सीटों पे जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इसमें 2 क्षेत्र हैं। एक गोरखपुर का क्षेत्र है बाबा का, और एक बनारस का क्षेत्र है पीएम मोदी का। पीएम मोदी के क्षेत्र में ही 2 सीटें मायावती जीती थी पिछली बार, इस बार तो जा रही है 4, और अगर थोड़ी इज्जत बचेगी तो बाबा के क्षेत्र में ही बचेगी इस बार। बाबा मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, योगी बाबा के क्षेत्र में ही बचेंगी। अगर थोड़ी इज्जत बचती है तो वहीं वो सीट गोरखपुर की और आसपास की 1-2 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इधर सबसे ज्यादा नुकसान है। और दूसरी बात यह, जैसे रविकांत जी ने कहा, अगर प्रियंका गांधी लड़ती बात कुछ और होती। अभी भी ऐसा नहीं है। आप देखिए कि इंदिरा गांधी को किसने हराया था, आप देखिए कि वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी कभी ये चुनाव नहीं हार सकते। ये जनता है साहब, इसके मूड का पता नहीं चलता आपको। इतना इतना लोग परेशान हैं। ऐसे में कई बार जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो कई बार आपके नीचे से जो है वो कारपेट खिंच जाता है। तो आप इसमें मुकालते में मत रहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर, फिर भी हम ये मान के चलते हैं उनकी सीट अगर निकलती है, लेकिन आसपास की सीटों पर वास्तव में खतरा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि वो स्थिति नहीं है जो अमित शाह कह रहे हैं। वो सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहे हैं, और वो अभी भी ये जताना चाह रहे हैं कि हम बात करके लोगों का मोरल बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसका बढ़ा रहे हैं हमें नहीं पता है। आप उंगलियों पे गिनिए ना दीपक जी। ठाकुर आपसे नाराज है, दलित आपसे नाराज है, किसान आपसे नाराज है, युवा आपसे नाराज है, महिलाओं को आपने वैसे नाराज कर दिया। तो कौन सा ऐसा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है? बताइए ना भाई। आपको तो मुश्किलात आ रही है अयोध्या में राम मंदिर में। जब आप राम मंदिर जैसी सीट पे आपको मुश्किलात आ रही हैं, तो यहां आप 70 सीटें 80 सीटें यूपी में ले आएंगे किधर से? जी जी रविकांत साहब, आप तो प्रोफेसर हैं और चीजें जो है बहुत आसानी से समझाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो अमित शाह कह रहे हैं कि 80 में 70, 80 में 70, ये जो बोली लग रही है 80 में 70 सीटों की, इस पर आपका क्या कहना है? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी अगर 30 सीटें जीत जाए तो मुझे लगता है कि उनकी सफलता होगी, और 40 जीत जाए तो करिश्मा होगा। और उसके ऊपर जीत जाए फिर क्या होगा? नहीं, उसके ऊपर जीत जाए तो मलिक साहब ये कह रहे हैं 40 जीते करिश्मा, तो अगर 50 या 60 जीत गए फिर क्या है? फिर ये ईवीएम की जय जयकार, जय जयकार है। फिर वो 40-50 नहीं जीतेंगे, वो फिर 70 के पार ही जीतेंगे। देखिए, या तो 40 जीतेंगे और या फिर 70 के पार ही जीतेंगे। बीच वाला आंकड़ा भूल जाइए फिर। जैसे आप ऑल ओवर की बात करें, भाजपा या तो 200 मंदिर मदद करेगा या मशीन मदद करेगी, बस दोनों में से कोई एक करेगा। तो या तो भगवान नीचे उतरेंगे या मशीन, या फिर मंदिर ने तो पहले ही इनकार कर दिया है। नहीं, मंदिर या मशीन तो पहले। अरे देखिए, मैं अगर उन ब्राह्मणों की मानूं जिन्होंने मुहूर्त वगैरह देखा था, तो उन्होंने तो कहा था कि अशुभ मुहूर्त में उद्घाटन हो रहा है। और जब रामजी वाली सीट फंस गई है बीजेपी की, और उधर हम लोग एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि चित्रकूट भी फंस गया है, रामेश्वरम फंसा ही हुआ है, तो आप जीत कहां रहे हैं? मतलब जिन्होंने राम को एक छोटा सा बालक बना करके मोदी जी के महामानव की छवि लेकर के आए, तो राम के जो भक्त है ना, ये सब देखते हैं। जी जी, वो आपकी वजह से राम नहीं है, चलिए, राम मोदी जी की वजह से नहीं है। और मुझे लगता है कि राम इस बार माफ करने वाले नहीं। नाम माफ कर रहे, मशीन पर कुछ हो,
खैर मैं इसको भी नहीं मानता। चलिए मैं देखना है, मानता राम हूं माफ कि जब करते उंगली हैं। चलती है ना दीपक जी, आखिरी बात, हाँ सबसे मशहूर जो मूर्ति है डॉक्टर अंबेडकर की, वो पार्लियामेंट के बाहर लगी है, जिसमें दाहिने हाथ की उंगली उठी हुई है। और वो उंगली आज मैं समझा हूं, मैंने इस चुनाव में, कि अंबेडकर क्या कह रहे हैं। और बगल में उनके संविधान है, दलितों से उन्होंने कहा कि वो आएंगे संविधान छीनने के लिए, तो इसी उंगली का इस्तेमाल करना है अच्छा, ये बचाने जो के उंगली लिए। है, ओके ओके ओके, हाँ, समझ गए। इसी उंगली वोट का इस्तेमाल करना है वोट बचाने की के लिए। चोट, वोट की चोट आप कह रहे हैं कि, और एक चीज जो मलिक साहब ने कहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वोट की चोट, और मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई जनता का मूड किसी को पता नहीं लग पाता, कोई भांप नहीं पाता, और ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह और मोदी हो सकता है जनता का मूड भांप नहीं पाए हों। लेकिन दोनों एक्सपर्ट्स ने दोस्तों आज एक बात कही कि राहुल गांधी और जिस तरह से अखिलेश की एक केमिस्ट्री दिखी जमीन पर, और जिस तरह से मायावती का वोट है वो भी स्प्लिट हो गया, अखिलेश के फेवर में गया। पहली बार मायावती का कोर वोटर जो है वो अखिलेश यादव के पास जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग, उसका भी कमाल इस बार दिखाई उत्तर प्रदेश को दे रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर 30 के ऊपर आती है भाजपा तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात होगी, और 40 के ऊपर अगर भाजपा जाती है तो फिर वो करिश्मा होगी। और मलिक साहब ने कहा कि 40 के ऊपर अगर जाती है, 80 में से 70 लाते हैं, तो इन्होंने एक बड़ा सवाल निशान मशीन पर लगाया। देखना है बहरहाल क्या होता है, मैं मशीन के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 4 जून अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये तो मशीनें ही जब खुलेंगी तब पता लगेगा। लेकिन जो लास्ट राउंड है, अंतिम चरण है, 1 जून को जिसकी वोटिंग है, वो आप कह सकते हैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और बनारस में नरेंद्र मोदी, इन दोनों बड़े नेताओं के बीच की जो जमीन है, यहीं पर आखिरी चरण का युद्ध लड़ा जा रहा है। और उसमें इन दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप आए, और मलिक साहब आपने समय निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी आवाज़ें जो आज बहुत कमतर दिख रही हैं, दिखती नहीं हैं, कैमरे के सामने लोग कुछ बोलना नहीं पसंद करते, डरते हैं नरेंद्र मोदी से या तानाशाही से, आप दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं झंडा बुलंद कर रखा है सच और इंसाफ का। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से, मलिक साहब आपका और प्रोफेसर साहब आपका।